हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़, जिसमें हमारी बुक है एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th। और इसमें हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं और हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जो एटम्स है और जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी मैटर के, है ना, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, डिफरेंट काइंड के जो मैटर हैं उनका जो एग्जिस्टेंस है वो किसकी वजह से है, उसका रीज़न है डिफरेंट एटम्स कंस्टिट्यूटिंग देम, है ना। डिफरेंट एटम से मिलके बने होते हैं डिफरेंट काइंड के मैटर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर। मतलब दो मैटर के एटम्स एक दूसरे से डिफर कैसे होते हैं, ऐसी क्या चीज़ होती है जो उनको अलग बनाती है, डिफरेंट बनाती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये उठता है कि जो एटम्स हैं क्या ये वास्तव में इनडिवाइजिबल है, क्या इनको और भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसा कि हमें डाल्टन ने बताया था। ठीक है, या फिर कोई और भी स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं एटम्स के। ठीक है, और हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, और वेरियस मॉडल्स ऑफ that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom। और डिफरेंट टाइप के मॉडल्स पढ़ेंगे जो हमें ये बताएंगे कि जो पार्टिकल्स है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो कैसे एटम्स के अंदर अरेंज होते हैं। ठीक है, A major challenge before the scientists at the end of the 19th century was to reveal the structure of atom as well as to explain its important properties। एटम्स के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना, है ना, उनमें उनका स्ट्रक्चर बताना, ये सब क्या था, 19th सेंचुरी में एक बिग डील थी, है ना, बहुत बड़ा चैलेंज था साइंटिस्ट के लिए। ठीक है, और उसमें से पहला क्या था, फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल। ठीक है, come from studying state electricity and condition under which electricity is conducted by different substances, है ना। तो ये प्रूव करना सबसे बड़ा चुनौती था कि जो एटम है वो क्या है, इनडिविजिबल। एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। अब मैटर के पार्टिकल्स चार्ज कैसे होते हैं। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 4 जो हमने क्लास 7th में भी पढ़ा है, क्लास 8 में भी पढ़ा है। ठीक है, अगर हम ड्राई हेयर को कॉम करते हैं, है ना, तो क्या होता है, जो कॉम्ब होती है वो क्या करती है, पेपर के स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करने लगती है। ठीक है, जो ग्लास रॉड होती है, अगर हम उसको सिल्क के कपड़े के ऊपर रब करते हैं तो क्या होता है, और हम उसको के बलून के पास ले जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या होता है, उसको अट्रैक्ट करता है या फिर रिपल करता है, क्या होता है, दोनों में से रिकॉल करिए पिछले चैप्टर से। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़ हम क्या कर सकते हैं कि जो रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और ये चार्ज क्यों होते हैं, कहाँ से आते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसे हम आंसर कर सकते हैं जो एटम्स है उसकी डिविजिबिलिटी। इस क्वेश्चन के द्वारा जो आंसर मिलेगा हमें वो एक्सप्लेन करेगा कि जो एटम्स है वो क्या है, वो डिविजिबल होता है और क्या करता है, कंसिस्ट करता है चार्ज पार्टिकल्स को। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनको प्रूव करने में, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स
को पता लगाने में बहुत साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, 1900 में क्या हुआ था कि यह पता लगा कि जो एटम है वो क्या है, इंडिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन वो क्या करता है, वो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, गोल्डस्टीन ने क्या कहा था, इन 1886 उन्होंने डिस्कवर किया था presence of new radiation in gas discharge and called them canal rays। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रेडिएशंस की प्रेजेंस का पता लगाया था और उसे क्या कहा था, कैनल रेज कहा था। These rays were positively charged radiations which ultimately led to the discovery of another subatomic particle। ठीक है, ये जो रेज है वो क्या थी, वो पॉजिटिवली चार्ज थी। ठीक है, जिसने एक रास्ता बनाया किसका, अन्य पार्टिकल्स के, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के सर्च मतलब डिस्कवरी का। ठीक है, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल था, दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैड ए चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइड टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो चार्ज था क्या था, इलेक्ट्रॉन के बराबर उसका मैग्नीट्यूड था, लेकिन साइन उसका क्या था, अपोजिट था। मतलब इलेक्ट्रॉन का साइन अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो जो पार्टिकल्स था, जो रेस थी, उस पे चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। ठीक है, इन जनरल द प्रोटॉन इज, और इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया प्रोटॉन। ठीक है, इन जनरल जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो उसे हम ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्रोटॉन होता है उसको हम पी प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो प्रोटॉन का मास होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का मास है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी निग्लिजिबल एंड इज चार्ज इज -1। है ना, इलेक्ट्रॉन का मास हम क्या करते हैं, उसको निग्लिजिबल काउंट करते हैं। ठीक है, हम इट सीम दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ऐसा प्रतीत होता है जो एटम बनता है वो किससे बनता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस। ठीक है, उनके जो बैलेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनके जो चार्जेस होते हैं वो म्यूचुअली बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता था कि जो प्रोटॉन है वह इन द इंटीरियर ऑफ द एटम, एटम के अंदर की तरफ होते हैं, जिस इसलिए उनको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर होते हैं, जिन्हें हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठता है कि वाई सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड डिड दिस पार्टिकल्स ऑफ द एटम फॉर्म। ठीक है, जो एटम्स है वो ऐसे स्ट्रक्चर क्यों रखते हैं। अब हम इसका भी आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, ऐसा क्यों होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। डाल्टन के सब एटॉमिक थ्योरी में हमने सीखा चैप्टर 3 में, है ना, जो सजेस्ट करता है क्या, जो एटम है वो क्या है, वो इनडिवाइजिबल है। ठीक है, और क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसे हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, के बाद हमें क्या पता, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 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 के बाद ह
इसकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज होने के बाद हमें क्या मिलता है? इट लेड टू द फेल्योर ऑफ दीज एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि जो एटम है वो क्या है? वो इनडिविजिबल है और इनडिस्ट्रक्टिबल है। इस थियरी को ये फेल कर देता है, क्योंकि उसके अंदर भी तो पार्टिकल्स है ना एटम के अंदर, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है। इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज विद इन द एटम। अब इसके बाद ये जानना जरूरी हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एटम्स के अंदर रहते कैसे, उनका अरेंजमेंट क्या होता है। ठीक है। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे मॉडल्स को प्रपोज किया। ठीक है। जे थॉमसन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेके। ठीक है। क्या था थॉमसन का मॉडल? थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। हम देखते हैं थॉमसन की मॉडल में क्या है। थॉमसन ने प्रपोज किया एक मॉडल जिसमें उन्होंने कहा कि जो एटम है, ठीक है, वो क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है। ठीक है। क्रिसमस पुडिंग पाई की तरह होता है। ठीक है। The electrons in a sphere are positive charge were like currents in the स्पेरिकल क्रिसमस पुडिंग। ये जो स्पेरिकल क्रिसमस पुडिंग है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे जैसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स की तरह, उसमें किशमिश की तरह, कुरेंट मतलब होता है किशमिश। ठीक है। उसकी तरह इसमें जगह जगह पे ऐसे फंसे होते हैं पॉजिटिव चार्जेस के बीच में। ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज का पूरा ये स्फीयर है, उसमें जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन ऐसे इम्बेडेड होते हैं, बुने हुए होते हैं। ठीक है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो वाटरमेलन होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है? वो वाटरमेलन के जो रेड पार्ट होता है, जिसे हम खाते हैं वाटरमेलन का रेड पार्ट, उसकी तरह है। और जो निगेटिव चार्ज है वो वाटरमेलन की जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, है ना, उसकी तरह इसमें बीच बीच में बिछे हुए होते हैं। ठीक है। कुछ इस तरीके से हम स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे बटन जैसे टके होते हैं, जैसे क्या होता है वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, है ना। आइए आगे देखते हैं। ये जॉन डाल्टन के बारे में है। जे थॉमसन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। थॉमसन प्रपोज दैट, थॉमसन ने क्या प्रपोज किया? जो एटम है, एन एटम consist of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it, है ना। एटम क्या करता है? वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को कंसिस्ट करता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसमें इम्बेडेड होते हैं जगह जगह पे। ठीक है। जो निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। सो इसलिए क्या होता है, जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। और थॉमसन का मॉडल क्या कहता है? थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। ये जो इनका मानना था कि जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। इनके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है? वो दूसरे साइंटिस्ट के जो एक्सपेरिमेंट हैं उनसे बिल्कुल डिफर करते हैं, उनको सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है। तो फिर इनके मॉडल के बाद और भी मॉडल्स आए एटम्स के स्ट्रक्चर को बताने के लिए। उसमें एक इम्पॉर्टेंट मॉडल कौन सा है? रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है? जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, ठीक है, वो क्या थे? वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज विद इन एन एटम, है ना। इन्होंने बताया कि क्या है, पॉजिटिव स्फीयर है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक बीज की तरह ऐसे उसमें फैले हुए हैं। ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या करा? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया। ठीक है। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया? फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को लिया। ठीक है।
और जिसे उन्होंने फॉल कराया इस पे गोल्डन फॉइल पे, ठीक है। और उन्होंने गोल्डन फॉइल ही क्यों लिया और गोल्ड की फॉइल ही क्यों ली, लोहे की क्यों नहीं ले ली, एल्यूमिनियम की क्यों नहीं ले ली? क्योंकि जो गोल्ड फॉइल है वो क्या है, वो बहुत पतली लेयर बनानी उसकी पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, गोल्ड की फॉइल को लिया, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किया, ठीक है। दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम थिक, 1000 एटम्स के बराबर उसकी थिकनेस थी, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स जो है वो क्या है, वो डबली चार्ज किया गया, ठीक है। डबली चार्ज हीलियम आयन था जो अल्फा पार्टिकल जिसको उन्होंने नाम दिया, और उसका मास क्या था, 4 यूनिट, ठीक है, 4 U, ठीक है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, वो डिफ्लेक्ट करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को इन द गोल्ड एटम, ठीक है। सिंस जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या थे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या है, वो बहुत ज़्यादा हैवी थे, ठीक है, प्रोटॉन के कंपैरिजन में, ठीक। और उन्होंने बड़ा डिफ्लेक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। लेकिन जो उनका रिजल्ट आया, जो एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें क्या हुआ, जो अल्फा पार्टिकल थे, ठीक है, अल्फा पार्टिकल ने एक्सपेरिमेंट में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिया। क्या थे रिजल्ट्स? मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ये जो गोल्ड फॉइल थी, गोल्ड के एटम्स थे, है ना, ऐसे, तो अल्फा पार्टिकल जब इस पे गिराया गया, है ना, तो क्या हुआ, कुछ बहुत तेजी से निकल गए, कुछ क्या हुए, छोटे छोटे एंगल्स में रिफ्लेक्ट हुए, और 12,000, है ना, 12,000 पार्टिकल्स में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा हुआ जो क्या करा, जो वापस रिटर्न हुआ, ठीक है, रीबाउंड हुआ, ओके। ये थे इनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के वर्ड्स में उनकी अकॉर्डिंग क्या हुआ, दिस रिजल्ट वर्ड ऑलमोस्ट एन इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15-inch cell at a piece of tissue paper and it come back and hits you, ठीक है। ये रदरफोर्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप यहाँ से इसको एक बार पढ़ के, ठीक है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन, उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं, तो कौन कौन से रिसर्च उन्होंने किए हैं, आप उसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम एक दूसरी एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं। अगर ओपन फील्ड में क्या हो, टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल with his eyes closed. Let him throw stones at the wall from the distance. He will hear a sound when each stone strike the wall. जैसे हमारे पास कोई वॉल हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से वॉल है पूरी, ठीक है, ये कोई वॉल है ना, और इसके सामने एक बच्चा खड़ा है जो क्या कर रहा है, यहाँ से पत्थर फेंक रहा है। अगर वो पत्थर दीवार से टकराएगी, है ना, तो हमें साउंड आएगी। लेकिन अगर इस दीवार के ऊपर फेंसिंग है, ठीक है, सिर्फ फेंसिंग है, वहाँ पे वॉल नहीं है, अगर वो पत्थर वहाँ वॉल पे फेंसिंग के पास जाता है तो वो क्या होएगा, फेंसिंग में से बाहर निकल जाएगा बिना टकराए हुए, ठीक है। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, तब उसकी साउंड नहीं आएगी, है ना। इफ ही रिपीट्स दिस 10 times ही विल हियर द साउंड 10 times। अगर वो दीवार पे लगेगा पत्थर, तो क्या होगा, उसको आवाज़ सुनाई देगी, जितनी बार लगेगा उतनी बार। बट इफ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वर थ्रो स्टोन एट अ बार्ब वायर फेंस, है ना, मोस्ट ऑफ द स्टोन
would not hit the fencing and no sound would be heard. अगर आंखें बंद करके वो फेंकता है फेंसिंग की तरफ पत्थर, तो पत्थर फेंसिंग से बाहर चला जाएगा और कोई भी साउंड नहीं आएगा. दिस इज बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप, है ना, इन द फेंस. क्या है, फेंस में बहुत सारा गैप है. ठीक है, उसी तरीके से क्योंकि बहुत सारा गैप है तो क्या कर रहा है, वो पत्थर को, स्टोन को उसमें से पास होने दे रहा है. ठीक है, और उसी तरीके से जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसमें भी अल्फा पार्टिकल ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं. ठीक है, most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particle passes through the gold foil without getting deflected. तो रदरफोर्ड क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो क्या है, वो एम्प्टी है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधे निकल जा रहे हैं, कहीं टकरा नहीं रहे. ठीक है, कहीं पे और बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे. ठीक है, और बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट हुए. ठीक है, फ्रॉम देयर पास. ये इंडिकेट करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में, उन्होंने बहुत कम स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है. ठीक है, अगर सब जगह होते तो सब जगह से डिफ्लेक्शन होता, क्योंकि बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम जगह पे है. ठीक है, a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 डिग्री. ठीक है, बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे. ठीक है, जिन्होंने क्या किया, 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट किया. ये इंडिकेट कर रहा है कि जो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, और जो मास है वो क्या है एटम का, वो एक छोटे से जगह पे कंसंट्रेटेड है. ठीक है, from the data he also calculated that the radius of the nucleus is about 10 to power 5 times less than the रेडियस ऑफ एटम. जो एटम की रेडियस है ना, उससे कम है उसके न्यूक्लियस की रेडियस. कितनी टाइम्स, 10⁵ टाइम्स. ठीक है, इतनी कम है न्यूक्लियस की रेडियस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या करा, पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एन एटम विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स. उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल दिया एटम का. ठीक है, जिसमें क्या थे, कुछ फीचर्स जो नीचे दिए गए हैं. कौन कौन से थे, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर्ड इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस. उस पर क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है. ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं. ठीक, और नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस. जो एटम्स का मास होता है पूरा, वो कहाँ होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर पाथ. ठीक है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम. जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो एटम की साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है. ठीक है, अब रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक क्या था, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, है ना, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं. अगर ऐसा है तो वो स्टेबल नहीं होंगे. क्यों, एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सीलरेशन. कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा, वो एक्सीलरेशन के थ्रू जाएगा, है ना. ड्यूरिंग एक्सीलरेशन, जब एक्सीलरेशन क्या होता है, जब एक्सीलरेशन होगा तो जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा. ठीक है, जो तो क्या होगा, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा. और फाइनली वो एनर्जी लूज़ करते करते ऐसा स्टेज आएगा कि उसके पास एनर्जी नहीं होगा. तो जब उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, है ना. इससे क्या होगा, है ना, जो एटम होगा वो क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल. एंड जो मैटर होगा
वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तब। जब एटम ही नहीं बचेगा तो मैटर कैसे बचेगा, ठीक है। तो लेकिन हम जानते हैं कि जो एटम होता है वो स्टेबल होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा सर्कुलर पाथ का? तो बोर ने एक मॉडल दिया, बोर्स जिसे हम बोर मॉडल ऑफ एटम के नाम से जानते हैं, ठीक है। नील बोर ने क्या कहा, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। कुछ स्पेशल ऑर्बिट होते हैं जिन्हें हम डिस्क्रीट ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, वो एटम के अंदर होते हैं, ठीक है। ओके, while revolving in discrete orbit the electrons do not radiate energy। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, ठीक। These orbits are cell as are called energy levels, है ना। इन्हें हम या तो सेल्स बोलते हैं या तो बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। कुछ इस तरीके से ये सेल्स बने होते हैं जिन्हें हम KLMN के नाम से जानते हैं, और उसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। और इन जो ये जो सेल्स हैं इनमें क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दीज ऑर्बिट्स आर सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर KLMN, है ना, और द नंबर्स n इक्वल टू 1 2 3 4, है ना। इन्हें हम या तो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं या तो KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, अब न्यूट्रॉन्स के बारे में देखते हैं ना। इन 1932 में क्या हुआ, जे चैडविक ने डिस्कवर किया एक और सब एटॉमिक पार्टिकल का, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, ठीक है, और उसका जो मास था वो प्रोटॉन के लगभग बराबर था। तो इसे नाम क्या दिया गया, इसे नाम दिया गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर रिप्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम। जितने भी एटम्स हैं सबके न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में नहीं होता, ठीक है। इन जनरल जो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो मास होता है, द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको मिला के बनता है मास ऑफ एन एटम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सेल्स और ऑर्बिट्स। हम इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। बोर और बरी ने इसको सजेस्ट किया था, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, ठीक है। फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और सेल्स। कुछ रूल के अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे कि किस सेल में, किस ऑर्बिट में कैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके लिए कुछ रूल दिया गया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। एक फॉर्मूला है 2n², जिसके अकॉर्डिंग हम पता लगाएंगे कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेल n=1 पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2, ठीक है। मतलब K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, L सेल में कितने होंगे, 2n², व्हेन n इज 2 कितना हो जाएगा, 2 × 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही जब n=3 रखेंगे दैट इज M सेल में कितने हो जाएंगे, 2 × 9 मतलब 18, ठीक है। इसी तरीके से K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L सेल में 8 और M सेल में 18
और n सेल में कितने 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होगा, जो आउटर ऑर्बिट है ना, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated इन अ गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर filled, ठीक है। दिस इज द सेल आर filled इन अ स्टेप वाइज मैनर, हम इन सेल को स्टेप वाइज मैनर में फिल करते हैं, ठीक है। ओके, atomic structure of the first 18 element is shown in फिगर 4.4। हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स स्टार्टिंग के, जिनके सेल्स में इलेक्ट्रॉन को शो किया गया है कि कैसे सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1, और बेरियम में कितने होते हैं, 4, ठीक है। कार्बन में 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 6 7, है ना। फर्स्ट वाले सेल में 2, फिर उसके बाद 5, फिर ऑक्सीजन में 2 और 6, फिर फ्लोर नियॉन में कितने हैं, आउटर में 8 है, अंदर है 2, ठीक है। सोडियम में कितने हैं, 2 2 8 1, और मैग्नीशियम में कितने हैं, 2 8 2। उसी तरीके से जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको उनके सेल के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द कंपोजिशन ऑफ एटम of the first 18 elements is given in table 4.1। टेबल नंबर 4.1 का है ये रहा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनका कंपोजिशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू देयर सेल्स या फिर ऑर्बिट, कैसे होगा। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर लिथियम में है 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, जिसमें के सेल में है 2, फिर एल सेल में है 1। बेरिलियम में है 4, के सेल में है 2, एल सेल में है 2, ठीक है। बोरॉन जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, के सेल में 2, एल सेल में 3। इसी तरीके से ये भरते चले जाएगा, जब 8 हो जाएगा 2 8, है ना, नियॉन। उसके बाद सोडियम में 2 8 1 2 8 2, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये भरते जाएगा। और यहाँ पे वैलेंसी दी हुई है, किस एटम की वैलेंसी, किस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने। हाँ, वैलेंसी क्या होती है, पहले इरेज कर देते हैं, बहुत गंदा कर रखा है। ओके, अब हम चलते हैं वैलेंसी की ओर। वी हैव लर्नड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज इन डिफरेंट सेल्स और ऑर्बिट। हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होता है डिफरेंट सेल्स में, ठीक है। डिफरेंट एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन्स अपने सेल्स में कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। बोरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, ऑफ एन एटम क्या करता है, कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इट वर्ड ऑब्जर्व दैट द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंप्लीटली filled with 8 electrons in the outermost cell shows little chemical activity, ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं,
ठीक है, उसमें क्या होता है, केमिकल जो एक्टिविटी होती है बहुत कम होती है, ठीक है, या फिर उसकी वैलेंसी हम जीरो कह सकते हैं, वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक। The helium atom has two electrons in its outermost shell and all other elements have atom with 8 elements in the outer। जो इनर्ट एलिमेंट होते हैं उनमें से हीलियम के पास क्या है, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन बाकी सभी जो इनर्ट एलिमेंट होते हैं उनमें आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की, ठीक है, किसी एलिमेंट के, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे उसकी वैलेंसी बोलते हैं, या फिर जो उनकी टेंडेंसी होती है रिएक्ट करने की या फिर मॉलिक्यूल्स बनाने की, ठीक है, विथ एटम्स आप द सेम या फिर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। और वो आउटर मोस्ट सेल जिसमें क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेट टू पोजेस एट ऑक्टेट, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है हर इलेक्ट्रॉन, हर एलिमेंट, ठीक है। एटम वुड thus react so as to achieve an octet in the outermost cell। अपने outermost cell में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए हर एटम जो है वो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है, ठीक है। सो दिस वॉज डन बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे होता है, ये होता है शेयरिंग से, गेनिंग से या फिर लूजिंग से। अगर उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अगर आउटर मोस्ट में 7 है ना, 7 को लूज करने में दिक्कत होगी तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो इसलिए वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को कहीं से अरेंज करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। कुछ तो इसलिए रिएक्शन होते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या फिर स्टेबल होने के लिए, ठीक है। The number of electrons gained, lost are shared so as to make the octet of electrons in the outermost cell, है ना, give us directly the combining capacity of the element। इससे क्या मिलता है हमें, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है एलिमेंट की वो हमें पता चलती है, ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, ठीक। जैसे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटर मोस्ट सेल। ये क्या करते हैं, ये अपने आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इनमें से सभी क्या करते हैं, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं इनकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। कैन यू टेल व्हाट इज वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड लिथियम। मैग्नीशियम और लिथियम की वैलेंसी क्या है, हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। It is 2 or 3 respectively because magnesium has 2 electrons in its outermost cell and aluminium has 3 electrons in outermost cell, ठीक है। आउटर मोस्ट में जितने सेल होंगे उसके अकॉर्डिंग उनकी वैलेंसी डिसाइड होगी। अगर क्या हो, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी, मतलब 8 के आसपास हो, मान लो फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, उसके एटम्स 7 हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में, तो उसको ऑक्टेट करने के लिए क्या चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 7 होनी चाहिए। लेकिन जो फ्लोरीन है वो क्या करता है,
उसके लिए इजी है टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टीड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, कहीं से ले लेता है। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 में से 7 माइनस कर लेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी हम वैलेंसी को निकालते हैं। और हम ऑक्सीजन की भी वैलेंसी इसी तरीके से निकालते हैं, है ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, उसकी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, 6। अब वो 6 तो निकाल नहीं सकता, वो क्या करेगा, 2 को गेन करेगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वैलेंसी को, हम उसको 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमें उसकी वैलेंसी 2 मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो एटम होता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का, ईच एलिमेंट का, वो क्या करता है, उसकी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ना। क्योंकि क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग उनकी वैलेंसी डिसाइड होती है, जो क्या करता है, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को तय करता है ना। और हमें टेबल 4.1 में फर्स्ट 18 एलिमेंट के वैलेंसीज दी गई हैं, आप उसको याद करके रखिए, है ना, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एटम्स में, ठीक है, उसकी वैलेंसी कितनी है, इससे क्या होगा, आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होते हैं, हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, है ना, और इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन क्या करते हैं, किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को डिसाइड करते हैं। ठीक, और इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी एटम्स हैं एलिमेंट के, उनके पास क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है ना। और जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने नंबर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पॉजेस। ठीक है, एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं कि इस बेसिस पे कि उनमें कितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन Z=1, बिकॉज हाइड्रोजन एटम्स के पास क्या है, केवल एक प्रोटॉन है, ठीक है, उनके न्यूक्लियस में। और जो कार्बन है उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 6 है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे डिसाइड करते हैं कि उस एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन हैं, ठीक है, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा एलिमेंट का। अब मास नंबर कैसे डिसाइड करते हैं कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं किसी एटम के, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बाद हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो मास ऑफ एन एटम है वो क्या है, मास ऑफ जो एटम है वो प्रैक्टिकली किसकी वजह से है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो जो कि किस में प्रेजेंट है, उस एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए क्या होता है, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनको हम एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस बोलते हैं। P+N, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम एक साथ न्यूक्लियंस बोलते हैं। ठीक है, और यही होता है उनका मास। द मास ऑफ एन एटम resides it in its nucleus. For example, mass of carbon is 12U because of 6 proton and 6 neutron. ठीक है, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास कितना हो जाएगा, 12U। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो एलिमेंट है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, और यहाँ पे क्या होता है, मास नंबर, और यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर। मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से। ठीक है, जैसे हम नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं, 14N7। ठीक है, इसमें ये नाइट्रोजन का मास है 14 और उसका एटॉमिक नंबर है 7।
ठीक है। तो ये है एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड कि एटम्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे विद देयर मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। आइए आगे बढ़ते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में। अब पढ़ते हैं आइसोटॉप्स के बारे में। इन नेचर जो नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ some elements have been identified which have the same atomic number but different mass number। ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, नेचर में ऐसे एलिमेंट मिलते हैं जिनमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। जैसे हाइड्रोजन के हाइड्रोजन एटम के बारे में अगर देखें तो इसके थ्री एटॉमिक स्पीसीज हैं जिन्हें हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है, इनमें जो एटॉमिक नंबर है सभी का, सबका तो 1 है एटॉमिक नंबर, लेकिन इसके मासेस क्या है, डिफरेंट है। एक का 1 है, सेकेंड का 2 है, थर्ड का 3 है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास कार्बन के कुछ आइसोटॉप्स हैं जैसे 12C6 और 14C6, है ना। एटॉमिक नंबर तो सेम है बट इनका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। एक का 12 है तो दूसरे का 14 है। ठीक है, और क्लोरीन के भी आइसोटॉप्स हैं जैसे क्लोरीन 3517Cl, है ना। एक का मास 35 है, दूसरे का 37 है और एटॉमिक नंबर सेम है 17। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें नेचर में मिलती हैं जिन्हें हम कहते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है, और इन एग्जाम्पल के बेसिस पे हम आइसोटॉप्स को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। Therefore, we can say that there are 3 isotopes of hydrogen atom, namely protium, deuterium and tritium। ठीक है, और बहुत सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं जो मिक्सचर होते हैं अपने आइसोटॉप्स के। ठीक है, ईच आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। जो भी आइसोटॉप होते हैं किसी एलिमेंट की वो क्या होते हैं, वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ऑफ आइसोटॉप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सिमिलर होती हैं आइसोटॉप्स की, बट उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती है। कभी कलर चेंज होगा, है ना। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन नेचर में कैसे मिलते हैं, 2 आइसोटॉप्स मिलते हैं क्लोरीन के। एक 35U होता है, दूसरे का मास है 37U। ठीक है, अगर हम, और ये कैसे मिलते हैं, इन द रेशियो 3:1। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों के मासेस डिफरेंट है तो हम कौन सा मास कैलकुलेट, कौन सा मास कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका एवरेज मास निकाल लेते हैं। ठीक, क्लोरीन का 3 टाइम्स क्या है, 35U का है, और 1 टाइम्स क्या है, ये है 37U का। तो हम उसको कैलकुलेट करके उसका एवरेज निकालेंगे तो हमारा जो एवरेज मास है वो कितना आएगा, 35.5U। ठीक है, ये जो मास है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल element is taken as the average mass of all the naturally occurring atoms of the element। जो भी हम मास लेते हैं, है ना, वो क्या होता है, वो वही उनका एवरेज मास होता है जो नेचुरली मिलता है हमें। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट के कोई आइसोटॉप नहीं होते तो क्या होगा, तो उनका मास would be the same as the sum of प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उनका मास सेम होगा उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर। लेकिन अगर उनका जो आइसोटॉप है वो है, बट इफ एन एलिमेंट अकर इन आइसोटॉपिक फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, देन वी हैव टू नो जो परसेंटेज होता है ईच आइसोटॉपिक फॉर्म का, है ना, फिर हम उसका क्या निकालेंगे, एवरेज मास कैलकुलेट करेंगे।
जैसे हमें पता चला क्लोरीन का जो परसेंटेज है वो 3:1 है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसका निकाल लिया, उसका एवरेज निकाल लिया। उसी टाइप से जितने भी आइसोटॉपिक फॉर्म, जितने भी एलिमेंट के आइसोटॉपिक फॉर्म है, हम पहले उनका परसेंटेज निकालेंगे कि किस परसेंटेज में वो मिलते हैं, फिर हम उनका एवरेज मास कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे हमने क्लोरीन का किया, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो क्लोरीन है ना उसके एक एटम में फ्रैक्शनल मास होता है, ऐसा नहीं है। मास तो उसका 35 या 37 होगा, हमने तो एवरेज निकाला है ना, एवरेज फ्रैक्शन में आ सकता है ना। इसका मतलब ये है फ्रैक्शन में आने का कि अगर हम किस क्लोरीन के सर्टेन अमाउंट को लेते हैं, है ना, तो क्या होगा, उसमें कुछ आइसोटॉप होंगे, है ना, जिनका एवरेज होगा क्या 35.5 यू, ठीक है। आइए आगे देखते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या हैं आइसोटॉप के। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोटॉप की, वो क्या होती हैं, एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज के जैसे ही होती है, सेम होती है, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टेकिंग मिक्सचर, बट कुछ आइसोटॉप्स क्या होते हैं, हैव स्पेशल प्रॉपर्टी, उनके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से वो क्या होते हैं, वो यूजफुल बन जाते हैं वेरियस फील्ड्स में। जैसे क्या होता है, यूरेनियम के जो आइसोटॉप होते हैं वो क्या करते हैं, वो एज द फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होते हैं ना, जब हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, यूरेनियम का आइसोटॉप यूज़ होता है, ठीक है। और आइसोटॉप जैसे कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट 60, ये कहाँ यूज़ होता है, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। और जो आइसोटॉप होते हैं आयोडीन के, ठीक है, उसको हम ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, किसके, गोइटर के, मतलब घेंघा रोग के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आइसोटॉप्स हमने देखा, अब आइसोबार के बारे में पढ़ते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं, लेट अस कंसीडर 2 एलिमेंट्स, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20 एंड आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दीज एटम्स आर इज डिफरेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन जो इनका मास नंबर है वो क्या है, वो सेम है, ठीक है। दोनों का मास नंबर कितना है, 40 है, ठीक। That is, total number of nucleons is the same in the atom of this pair of elements. मतलब कैल्शियम और आर्गन का जो नंबर ऑफ मास है, मास नंबर है, वो क्या है, सेम है 40। मतलब न्यूक्लियॉन्स सेम है, प्रोटॉन डिफरेंट है लेकिन न्यूक्लियॉन्स सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आइसोबार्स हैं, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज द आइसोबार, ठीक है। ये है आइसोबार की डिफिनीशन। ऐसे एटम्स जिनमें क्या हो, डिफरेंट एलिमेंट्स, जो डिफरेंट एलिमेंट के हैं और डिफरेंट एटॉमिक नंबर रखते हैं, लेकिन जो उनका एटॉमिक मास है, मास नंबर है, वो क्या है, वो सेम है। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।